नमस्कार, स्वागत है आपका मनी टाइम में, जहां मिलती है आपको अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। मैं हूं विपुल सिंह। आपको बताऊंगा बिजनेस, कॉर्पोरेट, पर्सनल फाइनेंस और पॉलिसी से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें, लेकिन ज़रूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक को नीतिगत दर तय करने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर गौर करना बंद करना चाहिए। बजट से पहले संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में ये सुझाव दिया गया। इसमें कहा गया है कि सरकार को गरीबों पर खाने के सामान की ऊंची कीमतों का असर कम करने के लिए उन्हें कूपन देने या सीधे नकदी हस्तांतरण पर विचार करना चाहिए। हाल के महीनों में महंगाई दर में कमी आई है, फिर भी आरबीआई ने बढ़ी हुई खाद्य महंगाई का हवाला देते हुए नीतिगत दर में कटौती नहीं की है। आरबीआई की नीतिगत दर के आधार पर ही बैंक होम, कार, पर्सनल लोन की बाजार ब्याज दर तय करते हैं। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7% के बीच रहने की उम्मीद है। संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित 8.2% की आर्थिक वृद्धि दर से कम है। आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि दर 7.2%, जबकि आईएमएफ और एडीबी ने भारत की अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की बढ़ती संख्या सबके लिए अब चिंता पैदा कर रही है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि बाजार की वास्तविक स्थितियों को समझे बिना अधिक रिटर्न की उम्मीद में पैसा लगाना चिंता का विषय है। समीक्षा में यह भी कहा गया कि शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ने पर गौर करने की जरूरत है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अति आत्मविश्वास, सट्टेबाजी और अधिक रिटर्न की उम्मीद को बढ़ावा देता है। ये गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि अब 20% भारतीय परिवार अपनी घरेलू बचत को बिना सोचे समझे वित्तीय बाजारों में लगा रहे हैं। देश में बढ़ते कार्यबल को देखते हुए गैर कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि कामकाजी उम्र में हर कोई नौकरी की तलाश नहीं करेगा, कुछ खुद का रोजगार करेंगे और कुछ नियोक्ता भी होंगे। इसके लिए सभी स्तर पर सरकारों और निजी क्षेत्र को मिलकर के प्रयास करना होगा। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि कुल कार्यबल में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी धीरे धीरे घट करके 2047 में 25% रह जाएगी, जो कि 2023 में 45.8% थी। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां सृजित करने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार 7वां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं। इसके साथ ही वो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगी। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी देसाई के पास है। सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम सहित लगातार 6 बजट पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट उनका लगातार 7वां बजट होगा। वो देसाई के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगी, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार 5 पूर्ण और 1 अंतरिम बजट पेश किया था। मंगलवार को पेश होने वाले आम बजट में एनपीएस और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर के कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। हालांकि अर्थशास्त्रियों ने इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद को पूरा होने को मुश्किल बताया। बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, ग्रामीण और कृषि संबंधी बजट बढ़ने और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया सकता है। ये आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने वाला बजट होगा। बजट में रोजगार के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित किए जाने की भी संभावनाएं अर्थशास्त्रियों ने जताई हैं। आम बजट से एक दिन पहले सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली के दबाव से शेयर बाजार में गिरावट आई। वैश्विक बाजार के कमजोर रुख ने भी निवेशकों की धारणा पर असर डाला। शेयर बाजारों में गिरावट का ये लगातार दूसरा सेशन है। इससे पहले शुक्रवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ ही बंद हुए थे। बजट से पहले निवेशक सतर्क हैं और बड़ी घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि ईईएसएल जल्द ऊर्जा दक्ष दुकान नाम से खुदरा फ्रेंचाइजी दुकानें शुरू करने वाली है। इन दुकानों पर उपभोक्ताओं को एलईडी लाइट, एयर कंडीशनर और पंखे जैसे किफ़ायती ऊर्जा दक्ष उत्पाद उपलब्ध होंगे। फिलहाल ईईएसएल उपभोक्ताओं को बिजली वितरण कंपनियों के साथ गठजोड़ के जरिए उत्पादों का वितरण कराती है। इसके अलावा खरीदार कंपनी के वेब पोर्टल से ऑनलाइन उत्पाद खरीद सकते हैं। ये फ्रेंचाइजी दुकानें सबसे पहले झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना में खोली जाएंगी। फ्रेंचाइजी दुकानें सभी लेन देन के लिए ईईएसएल के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगी। 2009 में स्थापित ईईएसएल भारतीय बिजली मंत्रालय के निवेश वाली कंपनी है। ये सरकारी कंपनी 4 कंपनियों एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का
संयुक्त उद्यम है। ज्वेलर की ओर से खरीदारी बढ़ने और विदेशी बाजारों में मजबूती के रुख से दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 100 रुपये मजबूत होकर के 75,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत 600 रुपये टूट करके 91,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। सोने की कीमतों में तेजी का कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूत रुख और स्थानीय ज्वेलर्स की ताजा मांग है। 18 जुलाई से चांदी 3,400 रुपये प्रति किलो तक गिर चुकी है। 18 जुलाई को चांदी का भाव 94,000 रुपये प्रति किलो था। दोपहिया वाहन बनाने वाली हीरो मोटोकॉर्प चालू वित्त वर्ष में किफायती ईवी मॉडल पेश करने की योजना बना रही है। कंपनी एक बहुत शक्तिशाली ईवी उत्पाद पोर्टफोलियो बनाएगी। अभी कंपनी विडा के नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचती है। इसकी कीमत राज्य सब्सिडी सहित 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच है। हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी के साथ मिलकर विडा का उत्पादन करती है। कंपनी ने दोपहिया ईवी के लिए भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्थापित हुआ है। लिग्नाइट से लेकर के बिजली उत्पादन तक के कारोबार में सक्रिय कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक अपनी सब्सिडरी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड का आईपीओ लाने की भी योजना बना रही है। सरकारी कंपनी 2030 तक अपने अक्षय ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 1.4 गीगावाट से बढ़ा करके 6 गीगावाट करना चाहती है। आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा विस्तार योजनाओं में किया जाएगा। एनएलसी इंडिया ने 2030 तक अपनी बिजली क्षमता को बढ़ा करके 17 गीगावाट करने की योजना बनाई है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य बताएं। मुझको इजाज़त दीजिए, लेकिन बजट के दिन भर जो है मनी 9 के साथ बने रहिए। हमारे साथ एक काफ़ी बड़ा पैनल होने वाला है जो बताएगा आपको आपके पर्सनल फाइनेंस, बीमा, आपकी जेब से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें, शेयर बाजार की स्थिति क्या होगी, इस पर भी रहेगी हमारी नज़र। तो मनी 9 के इस खास प्रोमो के साथ आपको छोड़ जाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट। शेयर बाजार पर कैसा होगा बजट का असर? बजट में टैक्स छूट बढ़ेगी या इनकम पर कैंची चलेगी? बचत, बीमा और निवेश के लिए कैसा होगा इस बार का बजट? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, किस पर होगा ज्यादा? शेयर बाजार पर कैसा होगा बजट का असर? बजट में टैक्स छूट बढ़ेगी या इनकम पर कैंची चलेगी? बचत, बीमा और निवेश के लिए कैसा होगा इस बार का बजट? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, किस पर होगा ज्यादा फोकस? और सबसे जरूरी बात, क्या सुस्त पड़ी खपत को रफ्तार दे पाएगा ये बजट? सवाल अनेक, जवाब एक। बजट का दिन सिर्फ मनी 9 के साथ।